दोस्तों, एक ऐसा खतरनाक एलियन जिसका नाक और मुंह एक दूसरे से मिला हुआ था, वो तो पूरे पृथ्वी को तबाह करने आया था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को सिटी को दिखाते हुए, जहाँ पर ओलेग नाम का एक आदमी अपनी एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहा था। ओलेग एक सोल्जर होता है जो अपनी फ्रेंड के सामने अपनी बढ़ाई कर रहा था कि उसके पास काफी सारा पैसा है। उसकी फ्रेंड भी शायद ओलेग से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और शादी का डेट फाइनल करते हैं। अब हमें एक बहुत ही बड़ा एरोप्लेन दिखाया जा रहा था जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स मौजूद थे। तभी अचानक प्लेन के इंजन्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं और अब वो प्लेन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लगी थी। सिर्फ वो प्लेन नहीं बल्कि आसपास के सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली से चलने वाली चीजें एकदम से बंद हो जाती हैं। इस घटना के बारे में मॉस्को सिटी में दिखाया जा रहा था जिसे कि ओलेग और बाकी सब देख रहे होते हैं। एक रिपोर्टर कहती है कि किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। देखते ही देखते पृथ्वी पर मौजूद सारे देशों की बिजली अपने आप ही चली जाती है। चारों तरफ एकदम से अंधेरा हो चुका था। सिर्फ कुछ ही जगहों पर ही बिजली मौजूद थी, जिनमें से मॉस्को सिटी भी एक होती है। सभी लोग इस डरावनी घटना की वजह से बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। ओलेग को लग रहा था कि शायद से ये आतंकवादियों का काम है। अब रिपोर्टर्स ने ये बताया कि पृथ्वी पर जितने भी इलाके की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है उसे ब्लैकआउट एरिया घोषित किया गया है और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है उसे लाइट एरिया कहा गया है। मॉस्को सिटी का भी पूरा कनेक्शन बाहर के देशों से एकदम कैंसिल हो चुका था। और तो और जिन देशों की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी यानी कि ब्लैकआउट एरिया वाले, वो जरा भी ट्राई नहीं करते कि वो मॉस्को सिटी वालों से कनेक्ट कर पाए। उन्हें तो ये बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि मॉस्को सिटी में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। अब यहाँ मॉस्को सिटी के मिलिट्री वाले बहुत सारे ड्रोन्स की मदद से ये पता लगाने चले जाते हैं कि आखिरकार ब्लैकआउट एरिया में हो क्या रहा है। ड्रोन्स की मदद से जैसे ही सारे सोल्जर्स वहाँ पर पहुँचे तभी उन्हें पता चला कि सारे जीव जंतु एकदम से मारे जा चुके हैं। कुत्ता बिल्ली जानवरों को भी लेकर इंसान भी मारे जा चुके थे। पर ये सारी चीजें आखिर कैसे हुई किसी को नहीं आइडिया होता। इसीलिए मॉस्को सिटी के सोल्जर्स की एक बहुत ही बड़ी टीम ब्लैकआउट एरिया में चली जाती है। वो तो एक बिल्डिंग में पहुंचकर छानबीन कर रहे थे कि आखिर ये सारे लोग मरे कैसे। तभी अचानक एक सोल्जर पर एक बहुत ही खतरनाक आदमी हमला कर देता है जिसने कि सोल्जर को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। बाकी सोल्जर्स वहां आने की वजह से वो आदमी वहां से भागने लगता है। सोल्जर्स उस भागते हुए आदमी पर लगातार फायर भी कर रहे थे लेकिन एक भी गोली उस आदमी को लगती ही नहीं। वो तो अब सोल्जर्स के रडार में से काफी दूर भाग गया था। वो सारे सोल्जर्स इतना तो समझ गए थे कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, पर आखिर वो चीज क्या थी ये तो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब मॉस्को सिटी वालों को ब्लैकआउट एरिया में जाने से बिल्कुल भी मना कर दिया जाता है क्योंकि जो भी ब्लैकआउट एरिया में जा रहा था वो किसी अनजान तरीके से मारा जाता। अभी तक किसी को नहीं समझा था कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। अब इस बात को पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि ओलेग का दोस्त था। उसका नाम सैम होता है। सैम को मिलिट्री वालों की तरफ से एक लेटर आया था कि उसे एक मिशन पर जाना है, लेकिन यहाँ सैम के मदर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। पर फिर भी सैम ने इस खतरनाक मिशन पर जाने का डिसाइड कर लिया था। अब यहाँ सभी सोल्जर्स के पहुंचने के बाद कर्नल उन्हें कंडीशन बताती है। कर्नल ने कहा कि जैसा कि हमें पता है कि ब्लैकआउट एरिया में सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए हम लोगों ने कुछ लोगों की डेड बॉडीज को लेबोरेटरी में पोस्टमार्टम के लिए दिया था, जिसमें रिपोर्ट आया कि इन लोगों की मौत एक अजीब तरीके के जहर से हुई है। पर ये जहर उन लोगों को किसी ने दिया नहीं था, बल्कि ये तो किसी अनजान तरीके से उनकी बॉडी में ही बना होता है। शायद किसी सुपरनैचुरल चीज ने उन सभी को ये करने पर मजबूर किया हो। इसीलिए अब हम सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहकर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ओलेग और सैम भी आ जाते हैं अपने मिशन के लिए। ओलेग ने देखा कि उसकी वही फ्रेंड लीसा जिसके साथ वो शादी करने वाला था वो भी उसकी टीम में शामिल हो चुकी है। दरअसल लीसा एक डॉक्टर थी, इसीलिए उसे मिलिट्री में शामिल किया गया था घायल सोल्जर्स को ठीक करने के लिए। ओलेग लीसा से कुछ बातें करता, इससे पहले उन्हें अजीब तरीके के सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सारे सोल्जर्स एकदम से तैनात हो गए थे। कर्नल बताती है कि ये सिग्नल्स जंगल की तरफ से आ रहे हैं जो शायद काफी तेजी से बड़े
बड़े एनिमल्स के चलने की आवाज है। सारे सोल्जर्स हमला करने के लिए तैयार थे क्योंकि उन जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और अब देखते ही देखते जंगल के अंदर से बहुत सारे खूंखार भालू आ जाते हैं हमला करने के लिए। वो तो उन सोल्जर्स पर लगातार कूदकर उन्हें डैमेज पहुंचा रहे थे। कर्नल ने तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए गोली चलाने का आदेश भी दे दिया था, जिससे कि सारे सोल्जर्स उन खतरनाक भालुओं पर गोली चलाते जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर तो कत्ले आम हो चुका था। सुबह होने पर दिखाया गया कि उनके कई सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और जंगल के उस तरफ भालुओं की एक बहुत ही बड़ी सेना मरी पड़ी थी। किसी को नहीं समझता कि आखिर इन खतरनाक भालुओं ने हमला क्यों किया, क्योंकि भालू तो इस तरीके से ग्रुप बनाकर हमला तो नहीं करते हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है किसी को भी नहीं पता था। ओलेग को भी थोड़ी सी चोट लगने की वजह से उसे पास ही वाले हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया था। लिसा तो बड़े प्यार से ओलेग का इलाज कर रही थी ठीक होने के लिए। उसी हॉस्पिटल के अंदर हमें स्टुअर्ट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो ब्लैकआउट होने के बाद काफी अजीब तरीके का बिहेव कर रहा था। स्टुअर्ट को तो बार बार ब्लैकआउट एरिया के ही विजन्स आ रहे थे जिसमें कि लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। साथ ही साथ स्टुअर्ट किसी टकले आदमी को दिख रहा था जो काफी खतरनाक दिख रहा होता है। अब अचानक से स्टुअर्ट के सामने एक दूसरा लड़का आ जाता है जो कह रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करने आया हूँ। स्टुअर्ट एकदम से डर गया कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे पहुंचा। तब जाकर वो लड़का बताने लगता है कि ये ब्लैकआउट एरिया तो सिर्फ एक शुरुआत है। दरअसल पृथ्वी पर ये सारी चीजें मौत की 3 लहरों के कारण हो रही हैं। पहली वेव में पृथ्वी की सारी इलेक्ट्रिसिटी और बिजली चली जाएगी। दूसरी वेव में जो भी इंसान ब्लैकआउट एरिया में आएंगे वो मारे जाएंगे और तीसरी वेव तो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उसमें तो उन मरे हुए इंसानों को कोई शैतानी शक्ति अपने कंट्रोल में कर लेगी जिससे कि वो सारे मुर्दा लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारी बातें स्टुअर्ट को कुछ अच्छे से समझ में नहीं आती, इसीलिए वो काफी घबरा जाता है। स्टुअर्ट ने तो बाहर से सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अंदर बुला लिया था इस लड़के को भगाने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स तो कहते हैं कि यहाँ पर तो तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। यानी कि चौंका देने वाली बात ये थी कि स्टुअर्ट ही इस लड़के को देख सकता है। स्टुअर्ट तो डर के मारे फिर से एकदम बेहोश हो गया था। अब यहाँ कर्नल ने अपनी 2 टीम को डिवाइड कर दिया होता है। एक टीम ओलेग की थी और दूसरी टीम सैम की। दोनों ही सोल्जर्स के ग्रुप्स निकल पड़ते हैं ब्लैकआउट एरिया में छानबीन करने के लिए, क्योंकि ये समय सुबह का था और उन्हें जल्द से जल्द सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। ब्लैकआउट एरिया में घुसने पर उन लोगों ने देखा कि चारों तरफ की चीजें एकदम से तबाह हो चुकी हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ब्रिज तो पूरी तरीके से टूट चुके थे। साथ ही साथ रात के समय जो भी मिलिट्री सोल्जर्स यहाँ आए हुए होते हैं उनके टैंक और हेलीकॉप्टर भी पूरी तरीके से धाराशाही हो चुके थे। ये तबाही देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये पृथ्वी है। अब ओलेग की टीम चलते चलते जंगल के बीचों बीच एक बड़े से कॉलोनी में पहुंच जाती है। वो सब तो जल्द से जल्द अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं। उन सभी के साथ तो एक रिपोर्टर भी थी जो सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड कर रही होती है। पर अफसोस की बात ये होती है कि दोनों ही टीम को वहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ ब्लैकआउट एरिया में मौजूद लोगों की डेड बॉडीज कहाँ गायब हो गई थी उन्हें कुछ समझता ही नहीं। अब हमें दूसरी तरफ वही अजीब तरीके का लड़का स्टुअर्ट दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था। तभी स्टुअर्ट के पास एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसका मुंह ढका हुआ था। उसका नाम आरडी होता है। जब आरडी ने स्टुअर्ट को अपना चेहरा दिखाया तब उसका नाक और मुंह एक दूसरे से मिला हुआ था, जो देखने में काफी खौफनाक लग रहा होता है। आरडी स्टुअर्ट को बता रहा था कि मैं एक एलियन हूँ जो इंसानों की तरह दिखता है। अब आरडी बताने लगा कि तुम्हारी शक्तियों का कोई गलत यूज करना चाहता है और पृथ्वी पर जो भी सारी चीजें अब तक हुई हैं वो मेरा भाई कर रहा है, जो इंसानी प्रजाति को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता था। दरअसल जब ब्लैकआउट होकर सारी बिजली चली गई थी तब स्टुअर्ट ब्लैकआउट और लाइट वाले एरिया दोनों के बीच में फंस गया, जिससे कि स्टुअर्ट को कुछ अनोखी पावर्स मिल गई थी और अब स्टुअर्ट को बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि आरडी का भाई उसे ढूंढ रहा है उसके पावर्स मिसयूज करने के लिए। तभी उस जगह पर कर्नल और बाकी सोल्जर्स आकर आरडी पर गन तान देते हैं। आरडी यहाँ पर अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके सोल्जर्स के दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। आरडी ने सोल्जर्स के दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन कर दिया था जिससे कि उन्हें कर्नल आरडी लग रहा था और आरडी कर्नल। इसीलिए उन सोल्जर्स ने आरडी पर बंदूक ना तानते हुए असली वाले कर्नल पर बंदूक तान दी थी। आरडी कर्नल के पास जाकर यही कहता है कि तुम्हारी इंसानी प्रजाति को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। कर्नल उसकी बात मानकर कुछ बातचीत करने के लिए आरडी को अपने हेडक्वार्टर में लेकर आ जाती है। आरडी ने कर्नल को शुरुआत से बताया कि वो सब एक एलियन है जो ब्रह्मांड के एक दूसरे प्लेनेट पर से आए थे। हम एलियंस का जीवन काल लाखों साल तक होता है, यानी कि एक तरीके से हम अमर हैं।
लेकिन हाल ही में हमारे प्लेनेट का सन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला था, इसीलिए हम एलियंस को एक दूसरे प्लेनेट की तलाश थी। ब्रह्मांड में इतने सारे प्लेनेट ढूंढने के बाद हमें अर्थ पसंद आया, जहाँ पर हम अब अपनी बस्ती बसाने वाले थे। इन्हीं सारी चीजों की जांच पड़ताल के लिए मुझे और मेरे भाई को पृथ्वी पर भेजा गया, जिससे कि वो बाकी एलियन स्पेसशिप को पृथ्वी पर आने के लिए मदद कर सकें। लेकिन आरडी का भाई इंसानों को पूरी तरीके से खत्म करके अपनी बस्ती बसाना चाहता था, पर आरडी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इंसानों को खत्म किया जाए। इसीलिए अब आरडी अपने बड़े भाई को ढूंढ रहा है ये सारी चीजें रोकने के लिए, क्योंकि उसके बड़े भाई ने ही ये सारे ब्लैकआउट के एरिया को क्रिएट किया था। और अब वो ब्लैकआउट एरिया में मारे गए सारे इंसानों को एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करके अपने इशारों पर नचाएगा, जिससे बाकी इंसान जो कि अभी भी जिंदा हैं उन्हें खत्म कर दिया जा सके। इन सारी चीजों से पता चलता है कि स्टुअर्ट को जो लड़का हॉस्पिटल में मिलने आया था, उसने जिस 3 वेव्स की बात की थी वो रियलिटी है। लेकिन कर्नल को तो आरडी के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब यहाँ सैम की टीम जो ब्लैकआउट एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्हें एक सुनसान घर के अंदर एक जख्मी लड़का पड़ा हुआ मिलता है। सैम के कुछ सोल्जर्स उस लड़के को जाकर कंफर्टेबल फील करा रहे थे, लेकिन उस लड़के का बिहेवियर पता नहीं क्यों एकदम एग्रेसिव हो जाता है। पर तभी उस लड़के ने चाकू लेकर सामने मौजूद सोल्जर के दिमाग में ही घुसा दिया था, जिससे कि वो सोल्जर तुरंत ही मर जाता है। ये देखकर सैम और बाकी सोल्जर्स ने तुरंत ही उस लड़के को गोलियों से भून कर रख दिया, क्योंकि ये बच्चा कहीं न कहीं एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था। अब यहाँ कुछ ही घंटों बाद ब्लैकआउट एरिया में बहुत सारे लोग जो कि मर चुके थे, वो ज़ॉम्बीज बनके लगातार सोल्जर्स पर हमला करने चले आते हैं। सभी सोल्जर्स लगातार अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन ज़ॉम्बीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो नाकामयाब हो जा रहे थे। इन सारे ज़ॉम्बीज को आरडी का भाई कंट्रोल कर रहा था, जो किसी जगह पर छुपा हुआ होता है। सैम की टीम से बहुत सारे सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ ओलैग की टीम पर भी लगातार ज़ॉम्बीज हमला करने लग जाते हैं। जो सोल्जर्स ब्लैकआउट एरिया में मौजूद थे, वो फ्लेयर गन चलाकर मदद मांगते हैं मिलिट्री बेस की तरफ से, लेकिन ज़ॉम्बीज की बड़ी सी टीम ने तो दोनों ही ग्रुप पर हमला कर दिया होता है। इसीलिए सैम और ओलैग के दोनों ही ग्रुप वाले फ्लेयर गन चलाते हैं, जिससे कि मिलिट्री वालों को नहीं समझ आता कि वो सबसे पहले किसकी मदद करने जाएं, क्योंकि ज़ॉम्बीज का खतरा तो सारी जगह पर है। सभी सोल्जर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें। इन सारी बातों के बारे में जब कर्नल को पता चला, तब उसे आरडी पर पूरा भरोसा हो जाता है, क्योंकि वो सारे ज़ॉम्बीज लाइट आउट एरिया से बाहर निकलकर अब लाइट वाले एरिया में आ चुके थे, जो सोल्जर्स और बचे हुए इंसानों पर लगातार हमला करते जाते हैं। आरडी ने जिस तरीके से बताया था, शायद ये तीसरी वेव है जिसे कि आरडी के भाई ने एक्टिवेट किया था। तब जाकर कर्नल रेडी हो गई थी आरडी की मदद लेने के लिए। आरडी कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने भाई की लोकेशन पता करनी होगी। इसके लिए मुझे उस पावरफुल लड़के की मदद चाहिए जो कि शहर में मौजूद है। अब कर्नल जल्द से जल्द आरडी को लेकर स्टुअर्ट के पास चली गई थी आगे का काम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो सारे सोल्जर्स ब्लैकआउट एरिया में अभी भी मौजूद थे, उनके ऊपर तो ज़ॉम्बीज हमला करना रोकते ही नहीं। आधे से ज्यादा सोल्जर्स की टीम तो खत्म हो चुकी थी। अब हमें आरडी दिखाया जा रहा था, जो कि स्टुअर्ट के पास पहुंच चुका होता है। आरडी अपनी शक्तियों की मदद से स्टुअर्ट के दिमाग को स्कैन करते रहता है कि उसका बड़ा भाई कहां पर मौजूद है। बहुत देर तक सर्च करने के बाद आखिर स्टुअर्ट की इमेजिनेशन पावर्स की मदद से आरडी को अपने भाई की लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा था। आरडी तो अब तुरंत ही कर्नल और बाकी सोल्जर्स के साथ निकल पड़ा होता है अपने भाई को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ अब स्टुअर्ट ने आरडी से कहा कि अब तुम्हारे भाई को मेरी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो मुझे आकर खत्म कर देगा, तो मैं इससे अच्छा तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन आरडी ने स्टुअर्ट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। आरडी की बात मानकर स्टुअर्ट रुक जाता है। आरडी, कर्नल और बाकी सोल्जर्स तुरंत ही मिलिट्री बेस से निकल पड़े थे। अब यहाँ आरडी का भाई, जो कि बिल्डिंग के एकदम टॉप पर खड़ा था, जिसका नाम ओलिवर होता है, उसे स्टुअर्ट के बारे में पता चल चुका था कि वो अभी भी मिलिट्री बेस के अंदर मौजूद है। इसीलिए अब ओलिवर ने अपनी साइकिक शक्तियों की मदद से मिलिट्री बेस पर बहुत सारे मिसाइल गिरवा दिए, जिससे कि वो सोल्जर्स के साथ साथ स्टुअर्ट को भी जान से मार सके। देखते ही देखते मिलिट्री बेस के ऊपर इतनी सारी मिसाइल से हमला होता है कि वो पूरी की पूरी ब्लास्ट हो गई थी।
कर्नल तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और अब उसने आरडी पर गन पॉइंट कर दिया था। वो आरडी को बोल रही थी कि अगर तुम्हें ये सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था, अगर तुम हमें इस बारे में बता देते तब हम स्टुअर्ट की जान बचा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आरडी कहता है कि कुछ लोगों को तो अपनी जान की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और वैसे भी हम स्टुअर्ट को जहाँ पर भी लेके जाते आरडी का भाई दिमाग से कनेक्ट करके उसकी लोकेशन का पता लगा ही लेता। और भलाई इसमें ही थी कि हम आरडी को उन सारी चीजों में बिजी रहने दें जिससे कि हम जल्द से जल्द उसकी तरफ पहुंचकर बाकी लोगों को बचाएं। अब कर्नल जल्द से जल्द आरडी के साथ बैठकर बाहर की तरफ निकलने लग जाती है। यहाँ लाइट वाले एरिया में ओलेग और सैम एक दूसरे से काफी समय बाद मिल रहे थे। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि वो सब सही सलामत हैं। वहाँ पर तो सैम की वो न्यूज रिपोर्टर भी आ गई थी जो जिंदा होती है। अब ओलेग और सैम कर्नल और आरडी के साथ मिल गए थे जो लगातार मिलिट्री वैन्स की मदद से उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते रहते हैं जहाँ पर आरडी का भाई ओलिवर ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा था। कई घंटों का सफर तय करके वो सब उस लोकेलिटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका रास्ता बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने रोक रखा था। ये सारे लोग पूरी तरीके से ओलिवर के कंट्रोल में थे, जो अब लगातार अपने हाथ में गन्स लेकर उन सोल्जर्स पर हमला करते जाते हैं। इस बार तो कर्नल ने अपने बाकी सोल्जर्स को आदेश दे दिया था कि वो इनकी जान की परवाह ना करके मिलिट्री टैंक्स को इनके ऊपर से गुजार दें। सोल्जर्स के टैंक तो अब लगातार इन ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पर चौंका देने वाली बात तब हुई जब कुछ सोल्जर्स अपने ऊपर बॉम्ब लगाकर बिल्डिंग के ऊपर से डायरेक्टली टैंक पर कूद जा रहे थे, जिससे कि सोल्जर्स के साथ मौजूद कई सारे टैंक्स ब्लास्ट हो गए होते हैं। पर यहाँ कैसे भी कर्नल, आरडी और बाकी सारे लोग अपने टैंक्स लेकर उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए थे जिसके टॉप पर ओलिवर मौजूद था। अब जल्द से जल्द सारे सोल्जर्स बिल्डिंग के अंदर जाने लग जाते हैं। आरडी, कर्नल और ओलेग जल्द से जल्द बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगे थे और कुछ सोल्जर्स की टीम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही रुकी हुई थी, क्योंकि सोल्जर्स को उन सारे ज़ॉम्बीज को भी रोकना होगा जो लगातार बिल्डिंग के अंदर घुसने वाले थे। यहाँ दूसरी तरफ आरडी और उसकी पूरी टीम बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच गई थी और अब आरडी का बड़ा भाई ओलिवर उसके ठीक सामने खड़ा हुआ होता है। सैम तो डायरेक्टली ओलिवर पर हमला करने चला गया था, लेकिन ओलिवर उसे बड़ी आसानी से घुमाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। यानी कि कोई इंसान ओलिवर का सामना नहीं कर सकता था। इसीलिए अब आरडी अपने बड़े भाई को रोकने के लिए उससे फाइट करने लग जाता है। वहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ओलेग और उसके बाकी सारे साथी ज़ॉम्बीज को रोकने में मदद कर रहे थे, लेकिन उन ज़ॉम्बीज की संख्या लाखों में थी जो लगातार बिल्डिंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते जा रहे होते हैं। वो ज़ॉम्बीज तो इतने ज्यादा चालाक थे कि वो तेल से भरे हुए ट्रक को भी बिल्डिंग से भिड़ा देते हैं, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके में कई सारे सोल्जर्स को अपनी जानें गंवानी पड़ी। अब यहाँ ओलेग और बाकी सोल्जर्स को पता चल चुका था कि वो इन सारे ज़ॉम्बीज को नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए वो सब भी बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगे। लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर घुस रहे थे और बिल्डिंग के ऊपर भी चढ़ने लगे होते हैं, जिससे कि वो अपने कंट्रोल करने वाले मालिक यानी कि ओलिवर की मदद कर सके। वहीं बिल्डिंग के टॉप पर ओलिवर और उसके छोटे भाई आरडी के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। जब भी उनमें से कोई मुक्का मार रहा था तब उनके पंजे में से चिंगारी निकल रही होती है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अब आरडी को इन सारे ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए सबसे पहले अपने भाई को खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए वो सैम की मदद से सबसे पहले अपने भाई का ध्यान दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करता है और बड़ी मुश्किल तरीके से अपने भाई के सीने में मारते हुए उसका दिल ही निकाल लेता है। वो सब एलियंस थे, इसीलिए उन सभी का आर्टिफिशियल दिल होता है। ओलिवर का मेन सिस्टम उसकी बॉडी से निकालते ही सैम ने उसकी बॉडी में एक छोटा सा बॉम्ब लगा दिया था, जिससे कि ओलिवर की तुरंत ही मौत हो जाती है। अब यहाँ आरडी ने अपने बड़े भाई के मरते ही उसका सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया था। आरडी ने तो तुरंत ही उन सारे ज़ॉम्बीज को डीएक्टिवेट कर दिया था जिसे कि उसका भाई कंट्रोल कर रहा था। वो सारे ज़ॉम्बीज जो बिल्डिंग पर चढ़ रहे थे और शहर में मौजूद थे वो तो जमीन पर एकदम से बेहोश हो जाते हैं, यानी कि अब आरडी ने सारी चीजें ठीक कर दी होती हैं। सैम और ओलेग की टीम जब नीचे देखती है तब उन्हें मरे हुए इंसान पूरी चींटी जैसे दिख रहे थे, जैसे कि इंसानों की आधी प्रजाति खत्म हो चुकी हो। अब यहाँ आरडी कह रहा था कि तुम इंसान अर्थ पर रहने लायक ही नहीं हो, तुमने पूरे प्लेनेट की हालत बहुत ही बुरी तरीके से करके रखी थी और यही वजह होती है कि मेरा बड़ा भाई ओलिवर तुम सभी इंसानों को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब सारी चीजें आरडी के कंट्रोल में हैं। आरडी तो अब जाकर उन सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा राज ओपन करता है। दरअसल आरडी इंसानों को मारना तो नहीं चाहता था, बल्कि उन सभी को डरा धमकाकर उनका मसीहा बनना चाहता था।
आरडी को ये पहले से ही पता होता है कि उसका बड़ा भाई इस तरीके से इंसानों को खत्म करेगा, इसीलिए उसने तब तक वेट किया जब तक आधे से ज्यादा इंसान मर न जाए। और अब वही सिचुएशन आ गई होती है जिसका फायदा आरडी ने बखूबी उठाया। ब्लैकआउट कराना जरूरी था जिससे कि इंसानों को डर का एहसास हो सके। और अब आधे से भी ज्यादा इंसान मर गए होते हैं। इसका आरडी को कोई भी दुख नहीं होता, क्योंकि जितने भी इंसान बचे हैं वो वापस से रिप्रोड्यूस करके बाकी लोगों को पैदा कर सकते थे, जिससे कि आने वाली जनरेशंस पर आरडी अपना राज करता। अब ये सारी बातें पता चलने के बाद कर्नल और बाकी सारे लोग पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं। यानी कि अपने भाई ओलिवर की तरह आरडी भी बहुत ही बुरा था, जो इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है। स्टुअर्ट तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर आरडी को चाकू मारने के लिए चला गया था, लेकिन ये बात आरडी को पहले से ही पता होती है, क्योंकि उसने स्टुअर्ट का दिमाग कुछ देर पहले ही पढ़ लिया होता है। आरडी ने तो अपने साइकिक एनर्जी का यूज करके अपने सामने कर्नल को ला दिया था, जिससे कि स्टुअर्ट का चाकू कर्नल के पेट में लग जाता है। कर्नल घायल होने की वजह से तुरंत ही मर गई थी। अब यहाँ ओलैग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो आरडी पर हमला करने जा रहा होता है। लेकिन ओलैग का दोस्त सैम उसे समझा रहा था कि इसे मारने का कोई फायदा नहीं है। इसके जैसे स्पेसशिप में और भी बहुत सारे एलियंस पृथ्वी पर जल्द से जल्द आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ओलैग सैम की कोई भी बात नहीं सुनता और आरडी पर हमला करने चले जाता है। सैम और ओलैग के बीच बातों ही बातों में एक लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, जिससे कि दोनों एक दूसरे को लगातार डैमेज देते रहते हैं। लेकिन यहाँ सैम की वो रिपोर्टर दोस्त भी चाहती थी कि आरडी को मार दिया जाए, इसीलिए वो सैम के कंधे पर गोली चला देती है, जिससे कि ओलैग आजाद होकर आरडी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े। ओलैग तो अब आरडी के एकदम सामने खड़ा था अपनी बंदूक लेकर, लेकिन आरडी अपने साइकिक एनर्जी से बार बार अपना रूप बदलता रहता है, जैसे कि उसने अपना बहुत सारा भेस ओलैग के फादर के जैसा बना लिया था। ओलैग तो कंफ्यूज होता है कि वो गोली किसके ऊपर चलाए, क्योंकि अगर उसने गलती की तब वो अपने ही साथियों को मार गिराएगा। तभी अचानक स्टुअर्ट अपने अंदर मौजूद शक्तियों का यूज करता है और आरडी कहां पर खड़ा है उसका अंदाजा लगा लेता है। स्टुअर्ट तो अपनी जान की फिक्र किए बिना ही आरडी को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद गया था। देखते ही देखते नीचे गिरने पर स्टुअर्ट और आरडी दोनों की ही मौत हो जाती है। ओलैग और बाकी सोल्जर्स जो बिल्डिंग के टॉप पर खड़े थे वो सोच रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही मोमेंट में उन एलियंस की एक बहुत ही बड़ी शिप अर्थ के इन्वायरमेंट में इंटर होती है और सिटी के ऊपर लैंड हो जाती है। स्पेसशिप का दरवाजा भी ओपन हो गया था, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता, इसीलिए अब ओलैग अपने कुछ सोल्जर्स के साथ स्पेसशिप के अंदर चला गया होता है। वहाँ पर उन्होंने जो देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। स्पेसशिप के अंदर तो एलियंस के बहुत सारे चेम्बर्स यानी कि एक तरीके से अंडे मौजूद थे, जिसके अंदर से एलियंस के बच्चे जन्म ले रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में उन सारे चेम्बर्स में ग्रीन कलर का लिक्विड जाने लगा, जिससे कि वो एक्टिवेट होकर बाहर निकलने लग जाते हैं। ओलैग को ये पता चल चुका होता है कि शायद से ये ग्रीन लिक्विड उन एलियंस का ऑक्सीजन है, इसीलिए अब उनके बाहर निकलने से पहले हमें इन लिक्विड के पाइप्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो सब साथ मिलकर ग्रीन लिक्विड के पाइप को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि वो एलियंस जो चैम्बर में से बाहर निकलने वाले थे वो अपना दम तोड़कर वहीं मर जाते हैं। अब सिर्फ चैम्बर में बाकी थे तो एलियंस के बच्चे। ओलैग ने अपने साथियों से कहा कि हमें एलियंस के इन बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेंगे तब हमारा साथ दे सकते थे बाकी एलियंस से लड़ाई करने में। और अब उन चेम्बर्स में से छोटे छोटे एलियंस के बच्चे बाहर निकलते हैं, जो इंसानियत को एक अलग ही नजरिए से देख सकते हैं। और इसी चौंका देने वाली एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।